हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लास में। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे एमपी व्यापम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का। ठीक है दोस्तों, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। जिसने वो नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लास में जाकर उसे देख सकता है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लास को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही बहुत सारे पेपर सॉल्यूशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग पेपर सॉल्यूशन की ओर। ठीक दोस्तों, तो हम लोग 45 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से क्या कह रहा है कि मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर। जो मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर होता है उसे हम लोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज दोस्तों हम लोग केवल डीसी मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज हम डीसी सप्लाई मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ डीसी मशीन्स द मैकेनिकल लॉसेस आर प्राइमरली द फंक्शन ऑफ। जो डीसी मशीन होती हैं तो उनमें जो यांत्रिक हानियाँ होती हैं मुख्यतः इनका क्या कारण होता है, इनका क्या मतलब फलन होता है, क्या कारण होता है, इनका क्या फंक्शन है। तो दोस्तों ये होता है जो डीसी मशीन में जो यांत्रिक हानियाँ या मैकेनिकल लॉसेस होते हैं तो वो दोस्तों उसकी स्पीड पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो डीसी मोटर होती है वो इस मैकेनिकल लॉसेस उसके स्पीड की वजह से होते हैं। ठीक है, इनका लोड से वेरिएशन नहीं होता है कि लोड कम ज़्यादा होने पर मैकेनिकल लॉसेस में वेरिएशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी इक्वल टू वाई, ये एक बुलियन फंक्शन दिया हुआ है। तो इस द बुलियन फंक्शन फॉर, ये जो ए प्लस बी वाई बराबर ये इक्वेशन दी है तो ये किसकी बुलियन फलन है। तो दोस्तों ये जो ए प्लस बी इक्वल टू वाई है तो ये जो प्लस है इसका मतलब होता है और। ठीक है, मतलब ए और बी, तो ये है दोस्तों किसका, और गेट का। ठीक है, एंड अगर एंड गेट होता तो एंड गेट के लिए होता दोस्तों ए एंड बी। ठीक है, बीच में पॉइंट होता है ए एंड बी इक्वल टू वाई, ये एंड गेट की इक्वेशन होती है। ये है और गेट की ए प्लस बी। अगला क्वेश्चन, फैंस एंड लैंप्स इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन आर कनेक्टेड इन। तो जो घरेलू संस्थापन में पंखे और लैंप होते हैं कैसे संयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों जो पंखे एंड लैंप होते हैं जो डोमेस्टिक वायरिंग में, तो ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट होते हैं ये दोस्तों पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, पैरेलल में इसलिए कनेक्ट किए जाते हैं क्योंकि दोस्तों इनको प्रॉपर वोल्टेज मिले। ठीक है, एंड करंट वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो अपना जिस हिसाब से करंट रेटिंग होगी उनका उतना करंट वो ले लेते हैं, लेकिन वोल्टेज उनको प्रॉपर चाहिए होता है। इसलिए हम लोग मैक्सिमम जो डोमेस्टिक सप्लाई होती है उन सब में या कनेक्शन करते हैं तो वो पैरेलल में कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, घरेलू वायरिंग का। अगला क्वेश्चन, व्हाट पावर जनरेशन स्टेशन नीड्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो इनमें से कौन सा जो शक्ति संयंत्र है जो इसमें सबसे कम ईंधन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसमें दोस्तों बहुत ही कम, थोड़ी सी मात्रा में इसमें जो ईंधन होता है वो थोरियम या यूरेनियम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी सी मात्रा में बहुत सारी हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड फॉर। तो जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो किसके लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों ये की जाती है, मतलब सिंक्रोनस मोटर को हम लोग यूज करते हैं इंक्रीज द पावर फैक्टर। ठीक है, कि मतलब पावर फैक्टर के सुधार के लिए, या इंक्रीज द पावर फैक्टर मतलब सुधार का मतलब ये है कि पावर फैक्टर को अच्छा करना। ठीक है, अगर कहीं पे लैगिंग लोड चल रहा है तो हम लोग सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड कंडीशन में चलाएंगे विदाउट लोड के, तो वो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए भी यूज होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो बिजली का सबसे अच्छा चालक इसमें पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें बिजली के चालक तो सभी हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, लेकिन उसमें पूछ रहा है सबसे अच्छा, मतलब सबसे अच्छा का मतलब ये है कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो, जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई हो। तो इसमें से जो कॉपर है, कॉपर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है एल्यूमिनियम एंड आयरन की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, एंड कॉपर से ज़्यादा सबसे अच्छी कंडक्टिविटी होती है किसकी, एजी मतलब चांदी की। अगला क्वेश्चन, इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाई। जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जो प्रेरित ईएमएफ की दिशा होती है इसे इसके किसके द्वारा, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाई। जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जो प्रेरित ईएमएफ की दिशा है इसे किसके द्वारा दिया जाता है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दोस्तों जब हम लोग लगाते हैं तो हम लोग जो मिडिल फिंगर है एंड जो थंब है एंड हमारा जो फोर फिंगर है उसको हम लोग 90 डिग्री पे मतलब फैला के इस तरह से हम लोग करते हैं। ये मान लिया मिडिल फिंगर हो गई हम लोगों की, ये मान लिया हम लोगों की फोर फिंगर होगी, एंड ये
थंब हो गया हम लोगों का। तो ये जो नियम होता है, तो इसमें जो दोस्तों ये जो मिडिल फिंगर होती है, मिडिल फिंगर, तो ये दोस्तों हम लोगों के फोर्स की दिशा दर्शाता है एफ, एंड ये मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा, एंड ये जो होता है ना, ये लगने वाला जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसकी दिशा दर्शाता है, या करंट की दिशा। ठीक है, तो क्या होगा, मोटर रहेगा तो करंट की दिशा, एंड दोस्तों जो जनरेटर होता है तो उसमें दोस्तों ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा दर्शाता है। ठीक है, तो क्या होगा, मिडिल फिंगर। अगला क्वेश्चन, फॉर द सेम टॉर्क टू बी डेवलप्ड पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज मोटर इज कंपेयर टू दैट ऑफ थ्री फेज मोटर विल बी। क्या करें कि समान बलागुण विकसित करने के लिए अगर सिंगल फेज मोटर का पीएफ थ्री फेज मोटर की तुलना में क्या होगा। तो समान टॉर्क अगर डेवलप करने के लिए दोस्तों जो पावर फैक्टर है सिंगल फेज मोटर का, वो काफ़ी कम होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा। ठीक है, तुलना में जो पावर फैक्टर होगा सिंगल फेज का वो कम होगा। अगला क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है वो किसे मापने के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज क्या, रजिस्टेंस मापने के लिए। ठीक है, तो जो मेगर होता है वो रेजिस्टेंस मापने के लिए यूज किया जाता है, वो क्या, हाई रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए। एंड जो केल्विन डबल ब्रिज होता है दोस्तों, तो वो लो रेजिस्टेंस मापने के लिए यूज किया जाता है। एंड जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है ये मीडियम रेजिस्टेंस मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए सर्किट प्रोड्यूस। एक परपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो जो अगर एक सर्किट में हम लोग विद्युत धारा देते हैं या फ्लो होती है तो उसमें क्या क्या इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों उसमें थर्मल इफेक्ट, ठीक है, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं अगर एक सर्किट में, तो उसमें दोस्तों होती है क्या, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं दोस्तों। तो उसमें होते हैं दोस्त सारे, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, थर्मल इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, एंड ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन द पावर मेजरमेंट बाई 2 वाट मीटर मेथड रीडिंग ऑफ 1 वाट मीटर विल रीड 0 इफ़ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज। तो जो शक्ति मापने की 2 वाट मीटर विधि है, तो उसमें अगर 1 वाट मीटर की रीडिंग शून्य देखी जाती है तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर 2 वाट मीटर मेथड से जब हम लोग मापते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या, √3। ठीक है, W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, तो उसमें वो कह रहा है कि 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 है। तो 1 वाट मीटर की रीडिंग हम कोई भी मान लें, तो मान लें W2 की रीडिंग 0 है। तो जो टेन फाई आएगा या टेन थीटा आएगा वो क्या आएगा, √3 W1 माइनस 0 अपॉन W1 प्लस 0। तो W1 से W1 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर आएगा क्या दोस्तों, √3। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर √3 आ गया। तो √3 टेन थीटा में किसका मान होता है दोस्तों, तो ये होता है किसका, टेन। ठीक है दोस्तों, किस में होता है, टेन थीटा इक्वल टू √3 होता है टेन थीटा में किसका, टेन 60 का मान। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 60 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। अब हम लोगों को पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा। तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 60 का मान होता है दोस्तों 1/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 0.5 लैगिंग। ठीक है, तो जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो क्या होगा, 0.5 लैगिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूट्रल पॉइंट इन थ्री फेज सिस्टम इज अर्थ फॉर। जो थ्री फेज सिस्टम होता है उसमें न्यूट्रल पॉइंट किसके लिए अर्थ किया जाता है। तो दोस्तों जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको अर्थ इसलिए करते हैं कि क्योंकि वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लीकेज करंट थ्रू द बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट। ठीक है, तो उपकरण में जो लीकेज करंट फ्लो होती है उसको अर्थ करने के लिए हम लोग न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिससे हम लोगों की उसमें करंट लीकेज करंट से जो झटका लगे या ह्यूमन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन। जो ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन है या वोल्टेज रेगुलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो रेगुलेशन है वो डिपेंड करता है पावर फैक्टर ऑफ द लोड पर। ठीक है, कि मतलब पावर फैक्टर कैसा है, लोड का लैगिंग है या लीडिंग है या यूनिटी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगर लैगिंग होगा तो जो रेगुलेशन है वो ज़्यादा आएगा। रेगुलेशन लैगिंग का मतलब है कि उसमें जो हम लोग इनपुट में जो वोल्टेज सप्लाई देंगे तो हमें आउटपुट में वोल्टेज सप्लाई या मतलब रिसीविंग एंड में वोल्टेज सप्लाई हमें उतनी नहीं मिलेगी। ठीक है, बीच में लॉसेज ज़्यादा होंगे। अगर पावर फैक्टर लीडिंग है तो हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो काफ़ी अच्छा, मतलब कम से कम होगा। ठीक है, रेगुलेशन का कम से कम होना मतलब रेगुलेशन सबसे अच्छा क्या होता है कि 0% रेगुलेशन हो तो वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी मशीन इज मेज्ड अप टू। तो जो डीसी मशीन की आर्मेचर कोर है उसको किसकी बनी होती है, वो क्यों किसकी बनाई जाती है? तो होती है दोस्तों लेमिनेटेड की बनी होती है। ठीक है, लेमिनेशन की बनी होती है, मतलब लेमिनेटेड जो स्टील लेमिनेटेड स्टील्स होता है, ठीक है, उसकी बनी होती है। कास्ट आयरन की बनी होती है, जो कास्ट स्टील की बनी होती है लेमिनेटेड। इसलिए लेमिनेटेड इसलिए की जाती है क्योंकि दोस्तों उसमें जो ईडी करंट लॉस होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए लेमिनेशन की बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ मीटर्स आर यूज्ड। जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के मीटर का उपयोग होता है वो केवल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो वो होता है दोस्तों फॉर मेजरमेंट ऑफ ए डीसी क्वांटिटीज एलोन। ठीक है, केवल डीसी राशियों को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं पीएमडीसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन, द टंगस्टन फिलामेंट लैंप्स आर फिल्ड विथ। जो टंगस्टन तंतु लैंप होते हैं ये किससे भरे होते हैं? तो दोस्तों जो लैंप होते हैं उनमें हम लोग कोई भी इनर्ट गैस भरते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, आर्गन। ठीक है, तो इनमें से हम लोग नाइट्रोजन या आर्गन एक कोई गैस भर देते हैं फिलामेंट लैंप में, जो ये इनर्ट गैस होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इन सीरीज है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज। तो क्या कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस हैं 10 ओम के, वो पैरेलल में कनेक्ट है। तो अगर पैरेलल में कनेक्ट है 10 ओम के, दो रेजिस्टेंस 10-10 ओम के, तो हो जाएगा दोस्तों इसका इक्विवेलेंट कितना? 5 ओम। ठीक है, एंड अब क्या कह रहा है कि जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है वो एक सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो 5 ओम के सीरीज में 10 ओम जुड़ गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 ओम इक्वल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 15 ओम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोर्सलिन इंसुलेटर्स आर ग्लेज्ड सो एज टू। जो पोर्सलिन इंसुलेटर होते हैं उनको चमकदार किस लिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? तो दोस्तों ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उनमें जो पानी है या गैसेस हैं वो सब एब्जॉर्ब ना हो उसके मटेरियल में। तो क्या होता है? टू प्रिवेंट द एब्जॉर्बेशन ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्राफ्ट। एक ओवर एक्साइटेड जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो कैसी करंट लेती है या कैसी करंट निकालता है दोस्तों? कैसी देती है? तो वो देती है दोस्तों लीडिंग करंट। ठीक है, एंड अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर की तो वो लैगिंग करंट लेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ द ट्रांसफार्मर ऑयल इज कूल्ड यूजिंग ए फैन ब्लोइंग द एयर थ्रू द रेडिएटर ट्यूब्स द नेम प्लेट में कंटेन। यदि ट्रांसफार्मर ऑयल रेडिएटर ट्यूब के माध्यम से वायु प्रवाहित करने वाले पंखे के उपयोग द्वारा ठंडा किया जाता है तो नेम प्लेट में हो सकता है। तो अगर ऑयल कूल ट्रांसफार्मर है एंड वो जो फैन के द्वारा एयर फैन के द्वारा कूल किया जाता है उसका ऑयल, तो वो होगा दोस्तों उसकी नेम प्लेट में हो सकता है ONAF, मतलब नेचुरल ऑयल ऑयल नेचुरल एयर फोर्स कूलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी अप्लाइड ऑन टूल्स टू अवॉइड रस्ट इन रेनी सीजन्स। तो बारिश के मौसम में जंग से बचाने के लिए औजारों पर क्या लगाना चाहिए? तो बारिश में हम लोग औजारों के ऊपर दोस्तों ग्रीस लगा दें, तो उससे क्या होगा दोस्तों कि मौसम में जो जंग है वो नहीं लगेगी। ठीक है, बारिश के मौसम में। अगला क्वेश्चन, मेगर इज यूज टू मेजर। तो जो मेगर किसे मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो हम लोगों ने अभी बात की, जो मेगर होता है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन ए 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द रोटर है। जो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसके रोटर में कैसी वाइंडिंग होती है दोस्तों? तो उसमें जो वाइंडिंग होती है दोस्तों उसमें होती है रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग कनेक्टेड इन स्टार। ठीक है, रेगुलर मतलब ऑलवेज उसमें 3 फेज वाइंडिंग होती है जो स्टार में कनेक्टेड होती है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5S इज सेज यूज्ड। जो 5S है में प्रयुक्त होने वाला सिस्टम है, जो 5S किस में प्रयुक्त होता है, किस में कहा जाता है? तो इन हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जो हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें दोस्तों 5S कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि विच डीसी मोटर हैज़ गॉट द मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी। तो सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है, ये होती है दोस्तों डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन द सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप इज फर्स्ट स्विच्ड ऑन इट्स द कलर अप्रियंसेज। जब सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप को हम लोग पहले चालू करते हैं तो उसका रंग कैसा होता है देखने में? तो ये होता है दोस्तों हल्का लाल कलर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द RMS वैल्यू ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट इज 10 एम्पियर
इट्स वैल्यू फॉर फुल वेव रेक्टिफाइड करंट विल बी। तो फुल वेव रेक्टिफायर में उसकी आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इसकी आरएमएस वैल्यू दी है दोस्तों। तो आई आर एम एस बराबर क्या होता है हाफ वेव में, आई आर एम एस बराबर होता है दोस्तों, आई आर एम एस वैल्यू दी है, आई आर एम एस बराबर होता है आई एम बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आई एम कितना आ जाएगा दोस्तों 20 एम्पियर। ठीक है, तो अब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम लोग आर एम एस वैल्यू क्या होती है, आई आर एम एस होती है दोस्तों क्या, आई एम बाई √2। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए तो आई एम कितना है दोस्तों 20 अपॉन के √2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों हम लोगों का कितना, ये आएगा दोस्तों 14.14 एम्पियर। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों 14.14 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, ओम्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन, ओम का नियम होता है किसके मध्य से संबंध दर्शाता है दोस्तों, तो ओम्स लॉ दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों, V इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली I होता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है तो V बराबर हो जाता है दोस्तों क्या, IR। तो क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज, लोड रेजिस्टेंस एंड करंट के बीच में संबंध दिखाता है। ठीक है, ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इस पेपर सॉल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंडक्टर कैरिंग करंट इज सराउंडेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट इन सर्कल्स एबव द कंडक्टर इज डिस्कवर्ड बाय। जो वृत्त के रूप में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घिरे हुए धारा प्रवाहित चालक का आविष्कार इनके द्वारा हुआ था। मतलब कि किसी कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो जाती है। ठीक है, वृत्ताकार रूप में। तो ये किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था, तो ये दोस्तों किया था अरस्टेड के द्वारा। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो ये था हम लोगों का MP व्यापम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का पेपर सॉल्यूशन पार्ट दूसरा। ठीक है, तो जिसे भी वीडियो अगर पसंद आता है तो वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।